अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में हड्डियों और जोड़ों के मरीज़ पाए जाते हैं। इससे पहले ये बीमारी सिर्फ बुज़ुर्ग अफराद तक महदूद थी, लेकिन तशवीश की बात यह है कि अब पाकिस्तान में हर उम्र के लोग हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं। ये जोड़ों और हड्डियों की बीमारियाँ दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, आखिर इसके लिए किस हद तक हमारा इन्वायरमेंट और डाइट हैबिट्स इसके ज़िम्मेदार हैं। आज के प्रोग्राम में तफसील से इन सारे इशूज़ पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हड्डियों और जोड़ों के इलाज की माहिर डॉक्टर सादिया रियाज। हमारे साथ रहिएगा। एक सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रियाज। आप इस्लामाबाद PF हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेमेटोलॉजिस्ट हैं और आप इसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी इस्लामाबाद में कर रही हैं। डॉक्टर सादिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर सादिया, हम हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों पे आज आपसे बात करना चाहते हैं। आखिर कौन कौन सी इकसाम की बीमारियां पाई जाती हैं हड्डियों और जोड़ों से मुतल्लिक? बिल्कुल शराफत साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारे लोगों में जो एक मिसकॉन्सेप्शन है रूमेटोलॉजिस्ट के हवाले से, इसको मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी। रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं ये हड्डियाँ, जोड़, पट्टे, कनेक्टिव टिश्यू या ऑटो इम्यून बीमारियों का जो है वो इलाज करते हैं। और इन बीमारियों में इनका जो इलाज है वो दवाइयों के ज़रिए होता है, इसमें कोई सर्जरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। और देखा ये जा रहा है अमूमी तौर पे कि पाकिस्तान में ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं, और हर एज ग्रुप में, खा वो बच्चे हों, जवान हों या बुज़ुर्ग हों, इनमें हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि हड्डियों और जोड़ों की बीमारी पहले हम देखते थे कि सिर्फ बुज़ुर्ग अफराद तक ही महदूद होती थी, अब बच्चों में, नौजवान अफराद में भी ये बीमारियां पाई जाती हैं। इसकी क्या वजह हमारी डाइट हैबिट्स हैं या हमारा इन्वायरमेंट है? देखें, इसको मैं दो कैटेगरीज़ में जो है ना वो डिवाइड करना चाहूँगी, ठीक है। एक वो बीमारियां हैं जिसमें हमारी कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं या कुछ जोड़ों का घिस जाना है। अगर मैं डेफिशिएंसीज़ की बात करूँ तो सर फहरिस्त पाकिस्तान में जो देखा जा रहा है वो विटामिन D की डेफिशिएंसी है। इसके कुछ सीधा सिम्टम्स जो हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि उसे कमज़ोरी है, थकावट है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, फटीग है, यंग एक बंदा है तो उसमें हमारी सस्पिशन विटामिन D की तरफ जाती है। अगर मैं घिसाव वाले आर्थराइटिस की बात करूँ, जिसको मेडिकल में तो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, और आम ज़ुबान में पेशेंट को मैं यही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके जोड़ों के अंदर जो गूदा है या कार्टिलेज है वो घिस चुका है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो घुटनों का पेन है, और हमारे यहाँ तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। और जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ये पहले वक्तों में बुज़ुर्गों में देखा जाता था, अब यंग लोग भी इन बीमारियों के साथ जो हैं हमारे पास आ रहे होते हैं। और अक्सर यंग लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो जब सुबह नींद से उठते हैं तो उनकी बैक या उनके जो कंधे होते हैं वो स्टिफ होते हैं और उनको नॉर्मल होने में आधा घंटा और तकरीबन घंटा भी लग जाता है। क्या इसकी वजह भी हड्डियों का कमज़ोर होना या कोई ख़ास बीमारी की अलामत है ये? देखिए, इसको मैं जहाँ मैं अपनी बात पहले करी थी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि एक रीज़न तो हो गया कि आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है, जैसे मैंने कहा विटामिन D। दूसरा रीज़न ये हो गया कि आपके जोड़ों में कुछ घिसाव का अमल है, जैसे कि आर्थराइटिस की बीमारी है। तीसरा जो बड़ा अहम मसला आजकल मैं देख रही हूँ, और ख़ास तौर पे कोरोना एंड लॉकडाउन के बाद, वो ये है कि हमारा पोस्चर, हमारा बैठने का स्टाइल, हमारा घंटों जो है वो लैपटॉप, मोबाइल्स, इन गैजेट्स को हम यूज़ करते रहते हैं। हम ध्यान नहीं करते कि हम किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर लैपटॉप का काम है तो घंटों जो हैं उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो अमूमी तौर पे जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, और उसकी वजह से उनके पट्टों में खिंचाव, जैसे आपने कहा कि सुबह उठेंगे गर्दन में या कमर में खिंचाव या पेन की वो कंप्लेन के साथ आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, तो यकीनन इसमें एक्सरसाइज बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकती है उन लोगों के लिए जो एक ख़ास पोस्चर में ऑफिस का काम करते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या जो हम डेली रूटीन में मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक ख़ास पोजीशन में ही बैठे रहते हैं घंटों।
تو ان لوگوں میں ایکسرسائز کا کیا رول ہے اور کتنا فرق پڑ سکتا ہے ان لوگوں میں ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماری کو کم کرنے میں؟ دیکھیے جی، میں اپنے پیشنٹس کو جب ایکسپلین کر رہی تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو دوائیاں میں آپ کو دے رہی ہوں یہ 50% آپ کا علاج ہے اور باقی 50% ایکسرسائز اور فزیو تھیراپی ہے. تو آپ میرے اسی سینٹینس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے علاج میں فزیو تھیراپی ایکسرسائز کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں میں اس چیز کا بھی اتنا شعور نہیں پایا جاتا، اور جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ یہی ریکویسٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. اور ان پیشنٹس کی بھی تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ جو پٹھے آپ کے سکڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ درد ہو رہی ہے، پینفل ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کی ایکسرسائز کریں، فزیو تھیراپی کریں تو آپ کے علاج آپ جلدی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں یورک ایسڈ کیا بیماری ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور علاج بھی تجویز فرما دیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے یہاں ایک اگین بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی جوڑوں میں درد ہو تو اسے عام طور پہ دوست یا ملنے جلنے والے یہی مشورہ دیتے تو میں یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ فلانی دوائی ہے کہ میں اس سے لے کے کھا لو. پلیز میں اپنے لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایسا مت کیجیے گا. یورک ایسڈ جو ہے ہماری باڈی میں ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے. یہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو کھا زیادہ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل گوشت زیادہ کھا رہے ہیں، دالیں زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے جسم میں اس کی مقدار بڑھ گئی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو گردے ہیں اس کو پراپر طریقے سے خارج نہیں کر پا رہی ہے. تو ان دونوں سچویشنز میں آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں یہ چھوٹے سوئیوں کی طرح کے چھوٹے کرسٹلز کی فارم میں آپ کے جوڑوں کے اندر ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور یہ کافی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کو ایک دم سے اٹیک کی فارم میں آتا ہے. آپ کا کوئی بھی جوائنٹ، خاص طور پہ جو پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے بڑا جوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے اور بھی جوائنٹس کو افیکٹ کر سکتی ہے اور بہت پینفل، بہت سوجن، بہت ریڈ قسم کا جوائنٹ جو ہے یہ ہو جاتا ہے. دوائیوں سے یہ بالکل بہتر کیا جا سکتا ہے. اور بڑی اچھی بات، انٹرسٹنگ بات شرافت صاحب یہ ہے کہ اس کا علاج غذا کے ذریعے بھی ہے کہ اگر آپ پرہیز کریں، پانی کا استعمال دن میں 3 سے 4 لیٹر کریں، ایکسرسائز کریں تو آپ کو شاید کسی دوائی کی ضرورت بھی نہ پڑے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی اور بڑا آسان علاج آپ نے تجویز کر دیا ہے، کیونکہ ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے اور لوگوں کے پاس علاج کو افورڈ کرنے کا سرمایہ یا پیسے نہیں ہوتے. تو اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر دیں، اپنی خوراک کو بہتر کر لیں تو وہ ایسی کمپلیکیٹڈ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو آپ کی فیلڈ ہے ریموٹالوجی کی، یہ کتنے حد تک فرق ہے آرتھوپیڈک سے اور ان پیشنٹس کے لیے جو ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے آپ کی فیلڈ کو چوز کرنے میں کیا ان کو زیادہ فائدہ ہے یا وہ کس طرح سلیکٹ کریں کہ انہوں نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ بالکل دیکھیں، آرتھوپیڈک کولیگس جو ہمارے ہیں ان کا جو کام ہے اس میں موسٹلی ان کی جو سکلز ہیں وہ سرجری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں کہ وہ سرجری کریں گے، فریکچرز یا جو بھی چیز ہوگی اس کو ڈیل کریں گے. ہمارے جو رومیٹالوجی کا شعبہ ہے یہ دوائیوں کے ذریعے جو ہے ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں کا علاج ہم اس میں کرتے ہیں. اس میں کوئی سرجری جو ہے ہماری شامل نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم دوائیاں دیتے ہیں، ایکسرسائز فزیو تھیراپی کا مشورہ دیتے ہیں یا پھر جوائنٹس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انجیکشن ہوتے ہیں جوڑ کے اندر لگتے ہیں، وہ لگا کے آرتھرائٹس یا مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق جو ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں کا علاج جب میڈیسن سے نہیں ہوتی تو ایک نیکسٹ لیول ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جس کو بایولوجکس کہتے ہیں. یہ کیا طریقہ علاج ہے اور اس کا ایک عام شخص کو کیسے فائدہ ہے؟ میرے خیال سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں بتا دوں تو بہتر ہوگا. بایولوجکس کیا ہوتے ہیں اور کس میں یوز ہوتے ہیں؟ یہ جس بیماری میں یوز ہوتی ہیں وہ آٹو امیون بیماریاں کہلائی جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی جسم اپنے باڈی کے ڈفرینٹ اعضاء کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں بیماری کا نام لوں، رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا گانٹھیا کی بیماری پاکستان میں بہت کامن دیکھی جا رہی ہے اور اس بیماری میں ینگ لوگوں میں جوڑوں کے اندر ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ایسا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو تشخیص کر لیتے ہیں کہ آپ کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہوتی ہیں دوائیوں کی، اور ان میں دوائیوں میں کچھ ٹیبلٹس دوائیاں ہیں اور کچھ بایولوجک دوائیاں ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. فرسٹ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم ٹیبلٹ فارم کی دوائیوں سے بہتر کریں، جس میں کچھ نام جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو پتہ ہوں گے، جیسے میتھوٹریکسیٹ، سلیزوڈین، جو اس قسم کی دوائیاں ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے، پیچیدہ ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ٹیبلٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم بایولوجک دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں. عام طور پہ یہ انجیکشن کی فارم میں ہوتا ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ کے امیون سسٹم کے ایک خاص حصے کو جا کے اس پہ کام کرتا ہے اور آپ کو بیماری کو کنٹرول میں لانے میں
हमारी हेल्प करता है। हमारे माशरे में डॉक्टर साहबा कुछ मिथ भी मशहूर हैं, मतलब कोई भी बीमारी हो तो हम में सभी लोग अपने अंदर एक डॉक्टर होते हैं और वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द या हड्डियों के मसाइल में मसाज किए जाते हैं, डिफरेंट ऑयल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इनको आप कैसे देखती हैं और इनकी क्या अफादियत है? देखिए, यहाँ पे मैं लोगों को सख्ती से मना करूँगी कि प्लीज़ किसी भी किस्म के टोटके, हकीमी नुस्खे और जो ये डायरेक्शन बदल लेते हैं, प्लीज़ ये ना करें। आप हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों को भी ऐसे ही समझें जैसे कि शुगर की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ या ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं। जैसे कि आप इन बीमारियों के लिए डेली के लिए टैबलेट्स लेते हैं, इलाज करते हैं, इसी तरह अपने हड्डियों और जोड़ों का भी इलाज करें। आप जहन में ये बात रखें कि आपका जो हड्डियाँ हैं आपकी पूरी बॉडी का वज़न उठाती हैं। अगर ये सेहतमंद हैं तो आप सेहतमंद है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उससे बर वक्त इलाज नहीं किया जाता तो बाद में उस जोड़ में टेढ़ापन भी पैदा हो सकता है, डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है, खुदा न खास्ता पेशेंट व्हील चेयर पे जा सकता है। जी डॉक्टर सादिया, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या मैसेज देंगी हमारी पब्लिक के लिए जो लोग आपका शो देख रहे हैं, और क्या ऐसी आप आसान सी एक्सरसाइज तजवीज़ कर दें कि जो लोग भी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं उनको फौरी फ़ायदा पहुँच सके आज के शो से? बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिस पे आपकी हड्डियाँ या जोड़ मुतासिर हो रहे हैं तो प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट से जल्दी मशवरा करें, क्योंकि अगर इसमें ताख़ीर की जाए तो जोड़ों में टेढ़ापन पैदा हो सकता है। और मैं समझ सकती हूँ कि हमारे बहुत से अवाम ऐसी है जो दूर के इलाकों में रहती है और उनका डॉक्टर तक रब्ता जो है वो डायरेक्टली मुमकिन नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, उनसे फ्री कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी पेशेंट्स को देखती हूँ जो दूर के इलाकों में रहते हैं। तो आप प्लीज़ मुझसे मशवरा लें अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है। और एक्सरसाइज की जहाँ तक आपने बात की, देखिए मैं यही कहती हूँ कि रोज़ाना आप बेशक आधा घंटा चहलकदमी करें, ज़रूर करें। और वो लोग जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं वो अगर बहुत देर कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, वक्फे से वो अपने आप को फ्रेश हवा में बाहर लेके जाएं, फ्रेश हों और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। जी डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच। आपने हमारी पब्लिक के लिए, हमारे नाजरीन के लिए फ्री कंसल्टेशन ऑफ़र की। यकीनन आपकी गुफ्तगू से, आपकी एडवाइस से हमारी पब्लिक को बेहद फ़ायदा पहुँचा है। आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर हम अपनी डेली लाइफ में वर्जिश को शामिल कर लें तो हम हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है और एहतियात करनी है ताकि ऐसी मूज़ी बीमारियों से आप बच सकें। अगर आज के प्रोग्राम से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।